साथियों नमस्कार, प्यारा हरियाणा टीवी में आपका स्वागत है। और आज स्टूडियो में हमारे साथ दो ऐसे जुझारू सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो ये फर्जी महामारी के खिलाफ शुरू से ही लड़ रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो उस पे हम कुछ और आज नई जानकारी लेना चाहेंगे। डॉक्टर दीपक राठी हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। दूसरे हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी हैं। भाई साहब आपका नमस्कार। तो डॉक्टर साहब से ही चलो शुरुआत करते हैं हम, डॉक्टर देवेंद्र बलारा से, क्योंकि ये कति एक तरह लगा लोगे जुत्ती काट गया पाछे ला गए इस फर्जी महामारी गया। तो डॉक्टर साहब आप काफी समय से, कितने दिन से आप कब से कर रहे हो इसकी खिलाफत, बताएंगे थोड़ा? देखो, आपने कुंडू साहब काफी टाइम पहले एक किताब के बारे में जिक्र सुना होगा, जब रवि कुहाड़ की एक किताब थी बैंकों का मायाजाल करके, और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से एक चीज एक्सप्लेन करी हुई थी कि हम लोग जो आम आदमी मिडिल क्लास पैसा कमाता है, अपना समय, अपनी एनर्जी, अपना घर बार छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके हम पैसा कमाने पे लगे रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ परिवार ऐसे हैं जो पैसा बनाते हैं। और जैसे डॉक्टर राठी अभी थोड़ी देर पहले कह भी रहे थे कि अगर उन लोगों को ये मालूम पड़ जाए कि उन लोगों को ये पता है कि अगर जनता को ये मालूम पड़ जाए कि वो पैसा कैसे बनाते हैं, तो उसी दिन जनता के अंदर क्रांति आ जाएगी। तो उस पर जब आप डिटेल में जाकर के इसके बारे में जानकारी लेते हो तो मुझे समझ में आता है कि यार ये जो शिक्षा है ये भी उसी हिसाब से चल रही है कि आदमी को आदमी से तोड़ना है। हेल्थ है, ये भी प्रोपेगेंडा वही चला रहे हैं, क्योंकि शिक्षा में जिसका पैसे की इन्वेस्टमेंट है किसकी है? वर्ल्ड बैंक ने एसएससी को पैसा दिया। वर्ल्ड बैंक को कौन कंट्रोल कर रहा है? वही रॉथस्चाइल्ड फैमिली, वही बिल गेट्स, वही रॉकफेलर फैमिली। फिर हम देखते हैं कि यार ये तो मतलब यहाँ पे कोई पुरस्कार तक है, यानी कि रमन मैग्सेसे फोर्ड फाउंडेशन वो करती है, स्पॉन्सर करती है, और रॉथस्चाइल्ड ये रॉकफेलर फैमिली ये रमन मैग्सेसे अवार्ड देती है, नोबेल प्राइज तक वो लोग देते हैं। यानी उस आदमी को प्राइज दे करके हाईलाइट करना, इसका मतलब ये अमर्त्य सेन, इसका मतलब तो मनमोहन सिंह वो पपेट था, इसका मतलब उस पूरी की पूरी इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए, या इकोनॉमिक कि जिनको हम लोग सुधार कहते थे, आर्थिक सुधार कहते थे, और जो ग्लोबलाइजेशन था, प्राइवेटाइजेशन था, जो वो करने की शुरुआत करी थी। और फिर भाई एजुकेशन में चले जाओ, हेल्थ में चले जाओ, सामाजिक ताना बाना देख लो, नशे का कारोबार देख लो, यार ये सारे वही लोग हैं। और फिर जब इन सारे चीजों के बीच में हम लोग ऐसे ही सोचा करते थे कि 2022 में जब कुछ दोस्तों से, सॉरी 2018-17 में एक्चुअली, 5 साल पहले की बात मैं बताना रहा, 4-5 साल पहले, तो हम कहा करते थे कि 2021-22 में ना महामारी आएगी। या हमें नहीं पता था वो 2020 का प्लान था, क्योंकि महामारी का एक पैटर्न है कि जैसे 2018 में आती है, 1918 में आती है, फिर 1818 में आती है, फिर 1718 में आती है, बीच में फिर 20-30 साल के बाद फिर एक महामारी आती है, फिर उसके वैक्सीन आती हैं, फिर उसके फिर प्रचार ये किया जाता है कि इस वैक्सीन की वजह से इस महामारी को इरेडिकेट कर दिया गया। बाद में होता गया कि उसका नाम बदल दिया जाता है, जैसे अभी वायरसेस के नाम बदल दिए जा रहे हैं। तो इस खेल को समझने के लिए जब अंदर तक गए और फिर शुरुआत में 2017-18 में आपको कैसे पता चला कि 2021 में महामारी आएगी? देखिए, जो ग्रे मैटर जिसने फिल्म बनाई थी ना, उसका डायरेक्टर को मार दिया गया था। और जब जैसे कुछ पुराने लोग, जो लोग समाज को जागृत करते हैं, और जब उनकी गहराई में जाते हैं, तो ना ही तो लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने देश को मतलब समृद्ध बनाने के लिए और अपने को खाद्यान्न के लिए अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, उसके लिए जो प्रयास किए, तो वो भी चले जाते हैं। इसी तरह से राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। इसी तरह से मतलब जो आदमी उस फैमिली के, उन फैमिलीज के खिलाफ चलता है और समाज को जागरूकता फैलाता है, वही मर जाता है। और कमाल की बात है कि फैमिलीज के, जिसको हम लोग जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती हैं, 12-13 फैमिलीज हैं, जिसके अंदर राठी साहब ने अभी आपको वो बता भी देंगे कौन सी फैमिलीज हैं, पूरी सिलसिले से याद है। और जिनका मैं अभी 3 नाम आपको ले रहा हूं, आज के टाइम पे उन फैमिलीज का जो चेहरा बना हुआ है वो बिल गेट्स बना हुआ है। आप देखेंगे अपने देश के अंदर जो भी सरकार आप देखेंगे,
नीतीश कुमार भी उसकी जेब में है, सीपीआईएम भी उसकी जेब में है, भाई शांता कुमार भी उसकी जेब में है, भाई उसके जेब में ये जयराम ठाकुर भी है, खट्टर भी है, हुड्डा भी है उसकी जेब में। मतलब आपको इस देश का प्रधानमंत्री भी नजर आएगा, उसी की इन्वेस्टमेंट आपको अडानी की कंपनी में मिलेगी, अंबानी की कंपनी में मिलेगी, फेसबुक में मिलेगी, गूगल में मिलेगी, रॉस्टेल्ड में मिलेगी, आदर पूनावाला की ये जो वैक्सीन बन रही है इसमें भी मिलेगी, उसी की पार्टनरशिप मिल रही है। और पीएचएफआई जो एंट्री करा, ट्रिपल पी का मॉडल एंटर किया, आपकी इकोनॉमिक जो सब में वो एक आदमी घूम रहा है। और एक्चुअली क्या है कि अगर हम मान लो आज बिल गेट्स के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो कल को बिल गेट्स को मार के या पीछे करके वो कोई नया चेहरा ले आते हैं, तो वो शैडो में काम करके और पूरी दुनिया के देशों को अपने ऊपर कंट्रोल और पूरी दुनिया के देशों पे कंट्रोल करना चाहते हैं। उस कंट्रोल को तोड़ने के लिए जब मैं लोगों को समझाने के लिए, पहले तो मैं चला था एक्चुअली मेरे जो आपको बीच में मैं रोकूंगा, मैं डॉक्टर राठी से एक बार, डॉक्टर साहब आप भी लगातार, जैसा डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, बिल गेट्स है, कई लोगों का नाम लेते हैं कि भी पूरा जो ताना बाना है, तो आप बताएंगे कौन कौन लोग हैं? इल्यूमिनाटी कहते हैं कि इनका गुप्त संगठन है। वो देखते हैं कि हमारे लिए कौन से देश में किसको प्रधानमंत्री बनाए, हम क्या करें, उसका सारे का सारा संगठन इनका है ना गुप्त रूप से काम करता है वर्ल्ड लेवल पे। उसमें ये 12-13 फैमिली है, रोथस्चाइल्ड है, रॉकफेलर है, मॉर्गन है, फोर्ड है, विटनी है, ये सारे उसमें है। और वो देखते हैं कि हम दुनिया को अपने कब्जे में कैसे करें। आपने डॉलर देखा होगा, अमेरिकन डॉलर, उसमें एक आंख है, वो एक आंख है दज्जाल काने की आंख है, वो दज्जाल काने की आंख है वो। अच्छा। जो यहूदियों का देवता है, ठीक है। और वो ये मानते हैं कि वो आएगा और पूरी दुनिया पे हम राज करेंगे। और ये है सारे के सारे उसके सिकंदर के है ना, सारे के सारे ब्लड लाइन के हैं। और इन्होंने है ना, हिटलर ने इन पे काफी कुछ अंकुश लगाया था, लेकिन ये हिटलर को भी है ना इन लोगों ने मरवा दिया। हिटलर ने जो काम किया, और हिटलर का जो हाल था हमारे देश से बहुत बुरा हाल था। जब हिटलर को जो बदनाम किया जा रहा है, वो हिटलर ने कोई ऐसा काम, हाँ बिल्कुल ठीक था, हिटलर ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो उसके देश के खिलाफ जाता हो। अच्छा। अब आपको मैं एक उदाहरण दूं, अगर मोदी अडानी या अंबानी से पैसा मांगने जाए और अडानी अंबानी ये कह दे कि मेरा देश थोड़ी है, वो जब सत्ता में आया, जब वहाँ तोल के भाव में है ना एक वो आता था ब्रेड का पैकेट, उनका जो करेंसी है फ्रैंक का, तो हिटलर सत्ता में आने से पहले एक इन्हीं का बंदा था वैसे वो, लेकिन उसने देख लिया था कि मैं यहाँ रह के अपने देश के लिए काम करूंगा। जब उसने देख लिया, उनको एक सीआईडी लगाई थी जो पार्टी ये बात करती थी कि देश को अपना पैसा खुद बनाना चाहिए, ब्याज आधारित पैसा ना बनाए वो। तो उन्होंने जब वो सत्ता में आया तो उसने सारे अर्थशास्त्रियों की मीटिंग बुलाई कि भाई हम ऐसे ऐसे करते हैं। बोला जी ऐसा तो देश है ना गर्त में चला जाएगा। बोला अब कौन सा देश है ना अच्छे उसमें, तो उसने लेबर ट्रेजरी बॉन्ड जारी किए, और लेबर ट्रेजरी बॉन्ड जारी करके उसने दुनिया है ना जनता के बीच में बांट दिया। 2 साल में ही दुनिया का वर्ल्ड पावर हो गया। आज तक कोई दुनिया का शास्त्री नहीं बता पाया कि 2 साल में हिटलर दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी कैसे बन गया। और जिस अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला, उसकी तीसरी बीवी रॉकफेलर के परिवार से है। अच्छा। इसलिए उसको अवार्ड मिले। और जितने अवार्ड दिए जाते हैं ये उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जो उनके टाउट हों। नहीं तो आप सोशल काम कर रहे हो, किस लिए दिए जाए भाई अवार्ड? आपका काम है करना। नोबेल पुरस्कार जिसका मिलता है उसके बोर्ड में यही लोग हैं, और वो देखते हैं कि किसको नोबेल पुरस्कार दें। जिस बंदे को ये जो झूठी महामारी का जो टेस्टिंग किट बनाई है, उस टेस्टिंग किट वाले जिसने खोजी थी उसको भी नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। लेकिन ये उसको जब तक नहीं निकाल पाए जब तक वो जिंदा था, क्योंकि वो अपनी किताब अपने उसमें लिख के गया था कि ये सिर्फ रिसर्च पर्पज के लिए, डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए नहीं है, उसमें यूज मत करो। और उसके मरने के बाद ये लोग ये ना झूठी महामारी लेके आए। और ये सारी की सारी जो महामारियां आ रही हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये सारी उनकी एक सेटिंग है। अब आप ये बताओ ना, देश में अगर अभी जो मामला किया लोगों को देखो बनाना, जींद का AQI लेवल देश में सबसे ज्यादा था। जींद में तो सांस लेने में दिक्कत नहीं आई। आप कोई तय नियम करो ना कि 1 एकड़ में आप कितने लोग रहेंगे। अब दिल्ली में लोग 1 एकड़ में लोग रहने चाहिए 100 या 150 या 200, और वहां रह रहे 2000, तो ऑक्सीजन लेवल मेरा कम होगा, सांस लेने में दिक्कत मुझे आएगी। वहां आपको पानी भी चाहिए, वहां आपको है ना सूर्य भी चाहिए, वहां आपको वायु भी चाहिए, तो वहां पे तो सांस लेने में आएगी, कुछ भी कर लो। सुप्रीम कोर्ट को ये बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हर चीज में अगर घुसेगा
तो सुप्रीम कोर्ट न्याय कैसे करेगा? और सुप्रीम कोर्ट में न्याय होता भी नहीं, वो तो सिर्फ एक काम है उनको ना, लोगों को सजा देना। न्याय तो वहां होता ही नहीं ना। अब आप उसकी स्टडी करके बताओ ना कि पर्यावरण पे आप क्यों खामखा दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो भाई। अभी क्योंकि चलो एक बार कोरोना पे ही मैं डॉक्टर साहब से दोबारा इनसे बात करता हूँ कि इन्होंने 17-18 में ही जैसे कह रहे थे भाई हमें पता चल गया था, तो कौन सी ज्योतिष से इनको पता चला या कैसे, किस आधार पे? मैं वो सवाल बीच में रह गया। पैटर्न होता है कुंडू साहब कि आप कितने टाइम के बाद आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे जो देश के लोग हैं वो बहुत ज्यादा बोले हैं, हाँ, पढ़े लिखे एडवांस नहीं, इसलिए उसको सरल भाषा में आपको बताना मैं सारी बातें इसीलिए सरल भाषा में बोल रहा हूँ। मैं किसी टेक्निकल लैंग्वेज का सहारा नहीं ले रहा। आप देखो, जिस आदमी जिसको एक मशीन लर्निंग बोलते हैं, मशीन लर्निंग क्या करती है, एक पैटर्न को स्टडी करती है कि आप क्या करते हो। अगर मेरा आप महीने का ट्रैवल देखोगे, और जैसे अब गूगल क्या करता है, महीने में आपकी हिस्ट्री बता देता है कि आप इतने दिन में इतने किलोमीटर चले, इतने दिन आप इस सिटी में रहे, इतने दिन आपने ये इतने सिटीज विजिट किए, इतना खाना बाहर खाया, इतना घरों में खाया। वो आपके एक एक मूवमेंट को वो ऑब्जर्व करता है। तो वो मशीन लर्निंग देखती है कि इस देश के लोगों का लाइफस्टाइल क्या है, कितने घंटे मोबाइल पे रहते हैं, कितने घंटे वो ट्रैवलिंग पे रहते हैं, कितना काम करते हैं, वो पढ़ते हैं तो ऑनलाइन भी पढ़ते हैं। आप देखिए, जो स्कूल बंद करके और बच्चों को ऑनलाइन लेकर के आने के पीछे एक चीज थी, लोगों को घरों में बिठा के मोबाइल पे लगाने के पीछे एक चीज थी कि वो लोगों की मेंटालिटी को लर्न कर रहे थे कि लोग किस तरह की चीजों को पसंद करते हैं। अच्छा। आपके सामने वही मटेरियल आता रहेगा। आप देखिए, जब आप एजुकेशन की बात करेंगे तो आपकी जो वीडियोस हैं, जो आप लोगों को जागरूक करने वाली वीडियोस नीचे जाएंगी। जब आप हिंसा वाली बात करेंगे, गालियां गलौच वाली करेंगे, अश्लील करेंगे, तो आपकी वीडियोस मिलियंस में मिलेंगी जो भी उसके ऊपर है। तो वो सामाजिक बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। फिर मैं जब इस स्टडी को कर रहा था तो ये पैटर्न होता है आदमी का, जैसे मैंने आपको ट्रैवलिंग का बताया कि आदमी का पैटर्न है कि वो ऐसे ट्रैवल करता है, इसका ट्रैवलिंग का पैटर्न ही आप अपना देख लीजिए। सुबह आप उतने ही बजे उठ के उसी दौर, अगर आप खाली है तो वहीं जाकर के वहीं चक्कर काट के आ जाएंगे। ऐसे ही जब 21 दिन का लॉकडाउन लगा था तो लगते ही मैंने 22 मार्च को ये लगा, जब 2020 में मैंने 21 दिन डिक्लेयर करते ही मैंने अपने उस पर लिखा फेसबुक पे कि ये आपको प्रोग्राम करने का प्रोपेगेंडा है। आप इस वायरस के एडवर्टाइजमेंट के सबसे निचली लाइन को नहीं समझ रहे। बाकी तो पढ़ रहा था, ग्लास पे इतनी देर, लकड़ी पे इतनी देर, कागज पे इतनी देर, लेकिन सबसे नीचे जो स्टार एंड वो जो स्टार लगा के टर्म्स एंड कंडीशंस की तरह लिखा होता है, वहां लिखा था इस वायरस की अभी, इस बीमारी की अभी वैक्सीन नहीं आई है। तो मैं वहां उस वक्त मैंने उसको लिखा, इसकी वैक्सीन आएगी, फिर आपकी बॉडी में चिप लगेगी, फिर आपका ह्यूमन बिहेवियर कंट्रोल होगा, फिर आपको कंप्यूटराइज किया जाएगा और आपको ट्रांस ह्यूमन बना जाएगा, जो एलन मस्क ने आज से 10 साल पहले प्लान किया था और 5 साल पहले न्यूरालिंक खरीदी थी और RFID का एक्सपेरिमेंट कर चुका है वो। यानी आपको ट्रैक करने के लिए सारा का सारा प्रोपेगेंडा रचा जाएगा। और क्योंकि सबसे बड़ा धंधा होता है वो होता है डर का धंधा। सब एक मिनट रोको, हम आपको, आपने कहा कि सबसे नीचे लिखा हुआ था कि वैक्सीन नहीं आई है, जबकि शायद आपने या मैंने वो कुछ लोगों का कहना था कि वैक्सीन तो पहले ही बन चुकी थी। आदर पूनावाला का बयान था बकायदा आज तक के ऊपर, और वो पड़ा हुआ है, जिसको चाहिए मांग ले सकता है। उसने ये कहा था हमारे पास 5 करोड़ डोज तैयार पड़ी है, जिस दिन सरकार जहां कह देगी डिलीवरी पहुंच जाएगी। मतलब ये बीमारी आते ही आदर आने से पहले मेरा वही सवाल। मार्च में बीमारी आई है, उसके पास जनवरी में 5 करोड़ डोज तैयार थी, और उसकी कंपनी का पार्टनरशिप बिलगेट के साथ है। यो के गोड़ में थोड़ा इसके देखो, जब चीजें प्लान्ड होती हैं, जब चीजें प्लांटेड होती हैं, जब चीजें किसी षड्यंत्र का हिस्सा होती हैं, तो उनके बारे में ऐसा तो नहीं होता ना कि सारा ज्ञान उनके पास है, कोई ऐसा और सारे के सारे बेईमान आदमियों को वो लोग कैप्चर कर लेंगे। उनकी कंपनी में काम करने वाला कोई जमीर वाला, आत्मा वाला इंसान भी होता है, वो लोगों को बता देता है। हालांकि उनकी संख्या बहुत थोड़ी होती है, लेकिन वो यकीन करने लग जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल आज बता रहा हूं, और आज से 6 महीने बाद आप मेरे को याद करके रोगे कि आपने डॉक्टर साहब की बात नहीं मानी थी, बलारा ने बोला था। अब मैं आज आपको एक बात बता रहा हूं, अभी ओमिक्रॉन आया है, अभी एक नया वो आएगा, वेरिएंट आएगा। अच्छा। उस वेरिएंट के बारे में आपको कहा जाएगा कि ये वेरिएंट कागज पे फैलता है सबसे ज्यादा,
अब वो कागज पे फैलता है, तो कागज सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम कहां करते हैं? या तो किताबों में करते हैं, हालांकि किताब, मेरी किताब है तो मेरे पास रहेगी, आपके तो आपके पास, लेकिन उससे ज्यादा कागज जो घूमता है वो कहां घूमता है? पैसे पे घूमता है, मार्केट में मनी जो होता है। तो अगर आपका नोट बंद करना है, जैसे नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी करके देश को बर्बाद किया था, अभी बैंक बंदी करनी है इन लोगों ने, डिजिटल इकोनॉमी लेकर आनी है, पूरी दुनिया की एक इकोनॉमी, और आपके मोबाइल पे लेकर के आनी है, क्योंकि आपको कंट्रोल करने का वही साधन है। भाई राशन कंट्रोल कर लिया तो आपको टीका लगवाना है, आपकी मूवमेंट कंट्रोल कर ली, अब आपका पैसा भी कंट्रोल कर लेंगे, तो ये आपको कंट्रोल करके जबरदस्ती आपके शरीर में कुछ भी ठोक सकते हैं। कैसे करेंगे? नोट बंद करेंगे तो बैंक बंद हो जाएगा। आपको बैंक बंद होने के बाद फिर नोट बंद करके वो सिक्के लेके आने पड़ेंगे? ना, सिक्का डिजिटल आएगा सब कुछ। अच्छा, फोन पे जैसे पे करते हो आप, तो सरकार का बैंक बंद हो करके, आपको शायद इस बात का पता भी नहीं है कि नीति आयोग बनाया ही इसलिए गया था। अच्छा, जैसे प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन में पुराने वक्त के लोग चले हुए थे, उसकी एक स्ट्रेटेजी थी, उसका एक तरीका था काम करने का, तो इन्होंने प्लानिंग कमीशन को भंग करके अपने गुर्गे बिठाए, और उन गुर्गों के थ्रू इन लोगों ने अपनी उस प्रोपेगेंडा को चलाया। बिल गेट्स ने नीति आयोग की 2016 की मीटिंग के अंदर बिल गेट आया था, उस टाइम पे उसको पद्म भूषण दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म भूषण दिया था, आप ये लोगों को नहीं मालूम है। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि पद्म भूषण के बाद उसने किसानों को आय दुगनी करने का नारा उसने दिया था। नीति आयोग की प्रोग्रेसिव फार्मिंग की किस नंबर पेज के ऊपर ये मेंशन्ड है, और उसकी उस लाइन को एज इट इज प्रधानमंत्री ने अगले महीने अपने भाषण में बोला था कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। ये भी नहीं कोई पढ़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ने की तो कोई आदत ही नहीं पड़ती लोगों को। दूसरे नंबर पे आपकी एक कमीशन बैठा हुआ है ऑलरेडी, और बैंकों को डिजिटलाइज करने का, डिजिटल इकोनॉमी के लिए वो बैठा हुआ है, और ये पहले से प्लान्ड है कि आपके बैंक बंद होने हैं। तो ये मर्जर उसी का हिस्सा था। एक मिनट, आपने कहा कि 6 महीने बाद एक वायरस और आएगा। नहीं, तो जल्दी आएगा वो, चलो, और वो कागज से फैलेगा। हाँ, ये पहले ही लोगों के मन में बैठा दिया जा रहा है। हाँ, इसलिए ताकि डिजिटल करेंसी लेके आए। वो लोग कहीं देखो, पब्लिक का जो कंसेंट होता है। अच्छा, लोग ये कहने लग जाए कि नोट से यस, जैसे आप क्या कर डर लगने लग जाए। इन्होंने क्या प्रोपेगेंडा चलाया, इनको अगर देखो, सरकारी डिपार्टमेंट जो होते हैं वो सरकार के ऊपर दबाव बनाने का काम करते हैं। रोडवेज की, बैंकों की, रेलवे की, LIC की, एक दिन की हड़ताल सरकार के कान खड़े कर देती थी। इन्होंने सबको प्राइवेटाइज करना है, प्राइवेटाइज होगा, लोगों के अंदर गुस्सा आएगा, तो इन्होंने बाकायदा प्लान करके अपने IT सेल के जरिए सरकारी डिपार्टमेंट्स के कर्मचारियों को बदनाम करना कंटिन्यू रखा हुआ है। 7 साल से सरकारी डिपार्टमेंट को कंटिन्यू कर गए। अब इनके जो संघी हैं, जो RSS के लोग हैं, वो हर पार्क में, हर मीटिंग में लोगों को ये बोलते हैं कि सरकारी डिपार्टमेंट से तो प्राइवेट अच्छे हैं। उधर से आरक्षण को तोड़ने के लिए प्राइवेटाइजेशन जरूरी है, मतलब हमारे बीच में रिजर्वेशन वालों के खिलाफ जहर भरना, उधर से उनको प्राइवेटाइज करने के लिए सरकारी को मतलब बदनाम करना। वो प्राइवेटाइजेशन के लिए पब्लिक कंसेंट चाहिए होती है। पब्लिक जब आपके डिसीजन के अंदर पब्लिक कंसेंट नहीं होती तो पब्लिक खड़ी हो जाएगी। इसीलिए जब आपका वायरस कागज से फैलेगा तो आपको कागज जो है वो आप खुद कहोगे कि ये नोट तो बंद हो गए ना, डिजिटल हो जाने चाहिए। सबका खाता खुलवाना, सबके मोबाइल के जरिए ऑपरेट करवाना, सबको आधार के साथ जोड़ना, सबको वैक्सीन के साथ जोड़ना, ये पूरा एक प्रोपेगेंडा है। सर, डिजिटल करेंसी लाने के पीछे सरकार को क्या फायदा है, पब्लिक को क्या नुकसान है, ये बताइए आप। पब्लिक देखिए, 2008 की जो मंदी थी पूरे दुनिया के अंदर, वैश्विक जो मंदी थी, उस समय भारत ने पूरी दुनिया को मंदी से उभारा था, ये पूरी दुनिया को पता है। और उस वक्त की रिसर्च ये कहती है इकोनॉमिक्स की कि भारत को बचाया था हमारी सेविंग्स ने, हमारे जो अनऑर्गेनाइज्ड पैसा है, जो रेडी पटरी वाला, आपका जो हम आपस में लेन देन करते थे, उधार दे दिए, ब्याज पे आपस में दे दिए, ना कि बैंक में दिया, तो उसने बचाया था। तो इसने सबसे पहले वो सिस्टम खत्म किया, समाज को तोड़ा, उधर से सबके पैसे बैंकों में जबरदस्ती जमा करवाए, उसके बाद जबरदस्ती हर चीज को आधार के साथ जोड़ा, आपकी ट्रैक किया गया कि आप कितने पैसे का लेन देन कहां करते हो, और आपका जवाब देना मुश्किल किया जो ITR के अंदर भरने में, तो ताकि आप सिंपल रखें, मतलब आप जो है सरकार के पास सारा दे के रखें, खुद ना रखें। आपका सारा पैसा आपके सर्कल में नहीं है, खुद से आप डिपेंडेंट नहीं हो, आप एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते हो, तो आप सारा पैसा कहां रखते हो? बैंक में। अब बैंक में आपका सारा पैसा जमा है, अब बैंक
को कौन कंट्रोल कर रहा है? सरकार कंट्रोल कर रही है। और आने वाले वक्त में जो बैंकिंग का नया बिल ला रही है सरकार, जो किसानों को घर बेच के नया बिल पास करना था, वो ये था कि 50% से ज्यादा शेयर अंबानी खरीद रहा था, बिल गेट्स खरीद रहा था हमारे बैंकों के, यानी कि मालिक वो बन गए। इसका मतलब वो कॉर्पोरेशंस मालिक हो गए। कॉर्पोरेशंस बताएंगे आप कितना पैसा कब निकाल सकते हो। इसकी आदत ये पिछले 5 सालों से डाल ही रहे। 2016 से आपने 25,000 निकाल सकते हो, आप 2 लाख निकाल सकते हो, बेटी की शादी है तो ये कर सकते हो, एटीएम में इतना निकाल सकते हो, ये बताएंगे कि आप क्या कर सकते हो। तो कल को आप वैक्सीन की बूस्टर डोज नहीं लोगे, कल को आप चौथी डोज नहीं लोगे, 10वीं डोज नहीं लोगे, तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। आप एटीएम डालोगे, एटीएम में वहां लिखाएगा आपकी बूस्टर डोज ड्यू है, वो लगा के आओ, उसके बाद आना। ये आपका बैंक जोड़ के, इसलिए डिजिटल करेंसी लेके आए। बैंकिंग को आपके आधार के साथ जोड़ना और आधार को इस वैक्सीन के साथ जोड़ना, दिस इज ऑल प्रोपेगेंडा टू कंट्रोल योर बिहेवियर। आपका पानी कंट्रोल होने वाला, पानी का बिल आ रहा है जिसके अंदर जिस प्रकार से सड़क बेच के उन्होंने टेस्टिंग करी, यहां से यहां की सड़क बेच के टेस्टिंग कर ली कि ये सड़क बेच दे हमने, इसके ऊपर टोल जो है वो प्राइवेट कंपनी लेगी क्योंकि उनकी मेंटेनेंस का ठेका है, यही करेंगे। अब वो सड़क तो बढ़िया हो गई, टोल कितना जा रहा है ये लोगों को मतलब दिमाग से, क्योंकि वो क्या किया उन्होंने, पॉकेट से निकलते तो रोज की रोज दुख होता, वो सीधा एक बार वहीं से कटते हैं, आपके टैग से, फास्ट टैग से कट जाते हैं गाड़ी के, तो आपको पता ही नहीं होता कि फास्ट टैग से पैसा कट गया। कौन बार बार 100 रुपए के लिए 200 रुपए का पेट्रोल फूक के वहां अपने रेजोल्यूशन करने के लिए जाएगा। तो आपका ये फास्ट टैग से कंट्रोल करना, और वो जो सड़क बेच के या एक हिस्सा बेच के, कंपनियों को छोटा हिस्सा बेच के, ये लोगों को प्रोग्राम किया जा रहा है कि कल को जब झरना बिकेगा, जैसे आप पानी की बोतल खरीद रहे हो ना, हमारे पूर्वजों ने प्याऊ लगा रखे थे, आप पीने के लिए रास्ते के अंदर हर 2 किलोमीटर के ऊपर एक घड़ा दबा होता था। भाई जो कुदरत ने हमको फ्री दिया है वो हम किसी से पैसा नहीं लेंगे, उसका पानी कुदरत की देन है। लेकिन हमने इन जनरेशन को, जो छोटे बच्चे हैं, इनको क्या सिखाया है कि पानी एयरपोर्ट पे 100 रुपए की बोतल मिलती है, बाहर 20 रुपए की मिलती है, फलानी जगह पे 50 की मिलती है। यानी हमने ये उनके दिमाग में डाल दिया कि पानी की कॉस्ट होनी चाहिए। घरों में पीने के पानी के ऊपर भी बिल दे रहे हो आप, तो ये धीरे धीरे आदत डाल रहे हैं। तो कल को ये झरना बिक जाएगा, ये जोहड़ बिक जाएगा। इन्होंने बोला है ना, प्रधानमंत्री की 2 सितंबर की हर ग्राम सभा को चिट्ठी गई हुई है जिसमें उन्होंने पूछा है आप अपनी पंचायत की कौन सी जमीन बेच सकते हो, बताओ। आप जोहड़ बेचने को भी आप कर सकती है पंचायत, अगर ग्राम सभा देती है तो। तालाब बेच देगी, नदी बेच देगी, झरना बेच देगी, आपका पानी की स्ट्रीम बिक जाएंगे। फिर आप कहां से पानी पिएंगे? आप पानी पीने जाएंगे, आपसे वैक्सीन का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। बैंक में पैसे लेने जाएंगे, वैक्सीन का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। सड़क पर गाड़ी निकालेंगे, आपकी गाड़ियों को जीपीएस के साथ कनेक्ट करेंगे। ये नितिन गडकरी का 3 साल पहले का बयान है, जिसमें नितिन गडकरी ने कहा था हाईवे पे चढ़ते ही पैसे कटेंगे, पर किलोमीटर आपसे पैसा काटा जाएगा। डीजल की गाड़ी का 10 रुपए किलोमीटर, पेट्रोल की गाड़ी का 5 रुपए किलोमीटर, सीएनजी का 3 रुपए किलोमीटर और इलेक्ट्रिक कार का फ्री। तो आप इलेक्ट्रिक कार धबड़धड़ से लोगे ना, ये गाड़ियां सारी की सारी लेगी आनी है, क्योंकि जमींदार अपने हथियार बचाने के लिए लोहे का इस्तेमाल करता है। और आज के टाइम में मार्केट में लोहा गाड़ियों के रूप में पड़ा हुआ है, तो इनको ये लोहा अपने पास इकट्ठा करना है ताकि जमींदार अपनी सुरक्षा का इंतजाम ना कर पाए, आपके पास कुछ भी ना रहे, सारा कुछ इनके पास हो। ये रोबोट लेकर के आ रहे हैं, आर्मी में रोबोट लेके आ रहे हैं, पुलिस में रोबोट लेकर के आ रहे हैं, आपकी सर्वेलेंस के लिए रोबोट लेकर के आ रहे हैं, आपके हर चौक पे सीसीटीवी कैमराज लग रहे हैं। उस सीसीटीवी कैमरा को 5G के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, आपकी बॉडी को 5G के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, और फिर उसके बाद ये कंट्रोल करेंगे, ये कहेंगे तो आप बैठेंगे, ये कहेंगे तो आप उठेंगे, आप बन जाओगे कातिया का कुत्ता, जो घायल फिल्म में आता है ना। तो आर्थिक गुलामी एक तरह से कहेंगे, डिजिटल जो करेंसी है उसको टोटल गुलामी। आप आज अपनी मर्जी से पढ़ नहीं सकते, आप अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकते, आप अपनी मर्जी से खा नहीं सकते, आप अपनी मर्जी से पहन नहीं सकते, आप अपनी मर्जी से आप क्या कर सकते हो बताओ? डू यू हैव एनी फ्रीडम? आज के वक्त आपके पास अगर कोई फ्रीडम है तो बताइए। पढ़ क्यों नहीं सकते? ऐसा पढ़ने का अधिकार तो है ही, पढ़ने का अधिकार है, लेकिन आपको जो पढ़ने के लिए जो 10 लाख फीस डॉक्टरी के लिए लगती है, जो 50 लाख फीस, जो 1-1 करोड़ रुपए की में सीटें बिकती हैं, वो कैसे पढ़ लेगा? आम आदमी पढ़ा लेगा? पैसे वाले पढ़ेंगे, जो काम करेंगे, जो जिएंगे, पैसे वाले जिएंगे, बाकी के कबाड़ खाने में, उनके कबूतर खाने में रहेंगे, चुपचाप खाना पहुंचता रहेगा। 40 करोड़ लोग थे 2014 में गरीबी रेखा से नीचे। 2021 के अंदर प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में संसद में कहा है 85 करोड़ लोगों को घर बैठे खाना दिया है। समझ रहे हो? 80 करोड़ लोगों को रोजगार देने का टारगेट था, 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे पहुंचा दिया है। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपका खाना तक ये कंट्रोल करेंगे। किसानों के बिल, किसानों ने अपनी एक जीत दर्ज करा के ये संदेश दिया है दुनिया को कि आप, जनता अगर खड़ी होती है तो अपनी आजादी को वापस ले सकती है। सिर्फ एक किसान आंदोलन एक ऐसी चीज है जिसकी बदौलत यहां आसपास किसी की हिम्मत नहीं है।
आज मैं आ रहा था, चंडीगढ़ से आया था मैं। चंडीगढ़ से आते हुए आज रास्ते में 4 जगह चेकिंग चल रही थी हरियाणा में। सबको रोका हुआ था। मैंने हर जगह गाड़ी रोक के पूछा क्या क्या चक्कर है भाई? बोले जी मास्क लगाने पे चालान कट रहे हैं। पुलिस वालों को मास्क लगाने के चालान कट रहे हैं, उनको और किसी चीज की चिंता नहीं है। मेरी गाड़ी पे किसान का झंडा लगा हुआ था, किसी की औकात नहीं थी मेरी गाड़ी को रोक दे। ये किसान आंदोलन का फायदा था। आजादी के लिए लड़ना बता रहा हूं। मैंने आज तक मास्क नहीं लगाया है, और मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि लोग अपने घरों में इतने डरे हुए हैं कि वो बाहर निकलते टाइम मास्क इसलिए पहनते कि पुलिस टोकेगी, इसलिए नहीं पहनते कि वो बीमार हो जाएंगे। उनको मालूम है कि मास्क पहनने से हम बीमार हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये आपको प्रोपेगेंडा, देखो जो ये 24 घंटे एडवर्टीजमेंट चलती है, इसका एक ही खेल है, आपको साइकोलॉजिकली बीमार कर देना। आप खुद सरेंडर कर दो कि यार करने दो ना सरकार को जो कर रहा है। जिसको ये वैक्सीन लग गई वो तो विरोध करने की पोजीशन में भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर पैब्लो की मैं जो बात कर रहा था, उन्होंने अपने रिसर्च में बता दिया है, अगर आपकी बॉडी के अंदर आपका ब्लड स्ट्रीम फास्ट स्पीड से जा रहा है, स्पीड अगर फास्ट है, तो वो रेजर ब्लेड आपकी नसों को काट देंगे और आप घसी खा के पड़ जाओगे, मर जाओगे। समझ गए? तो मतलब क्या हुआ कि आपको बाकायदा आप विरोध कर, आप जोश वाली पोजीशन में आते ही आपको चक्कर आके गिरने लग जाओगे। यानी कि आने वाले वक्त में आप विरोध करने की पोजीशन में भी नहीं होंगे अगर इस रशियन रेजोल्व में आप फंस गए तो। यानी आपको पहली डोज कौन सी लगी है, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, चौथी कौन सी, इंटरमिक्स करके आपको ठोकेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन यू विल बी ऑफ नो यूज। चलो, जो डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब डॉक्टर देवेंद्र बलारा ने कहा कि आपको हर तरह से गुलाम बना लिया जाएगा ना, आप किसी भी क्षेत्र में आप स्वतंत्र नहीं रहेंगे, ऐसी योजना है। क्या कहेंगे? तो जब यूएनओ का गठन हुआ था और यूएनओ से पहले गोल्ड में सम्मेलन हुई थी प्रथम, उसमें सारे के सारे मामले उन लोगों ने पहले से बना लिए थे। अच्छा, यूएनओ में आप पढ़ोगे, जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या है उसका सीधा सीधा है कि एक सरकार, एक सेना, एक करेंसी, एक पुलिस, सब कुछ एक धर्म और एक है ना वो धर्म उनका, वो सारी उनकी पूरी साजिश है। ये लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है इस देश में, उन्होंने इस पढ़ाई से अलग है ना सारा मामला है ना सीखना चाहिए, क्योंकि हम अपनी लाइफ में किताबों से तो सिर्फ 25% ज्ञान मिलता है। और भारत का जो नाम ही भा जमा रथ, ज्ञान में रथ देश, और भारत के लोग अगर अपना ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो ये तो हालात इस देश में आने वाले हैं। ये हम बहुत पहले से कह रहे हैं। 2019 में मैंने जो आरटी लगाई थी अपनी आजादी पे, भारतीय परिवार में बहुत लंबी चली और करीबन 2-2.5 करोड़ लोगों तक पहुंची थी वो। उसमें इन लोगों ने कोई आरटी का जवाब नहीं दिया था। और आज अभी भी पीछे जना बच्ची ने और रुचि पाठक ने मामला उठाया था। क्या आरटी लगाई थी कि भारत कब आजाद हुआ, किससे आजाद हुआ, भारत पे है ना अंग्रेजों का शासन है ना कब आया, किससे अलग हुआ, क्या आज भी महारानी के भारत का कोई आधिपत्य है या नहीं, इसकी कोई है ना जवाब नहीं दिया था। और इसी आरटी को पढ़ के जो रुचि पाठक, जो बीजेपी वालों ने बैठा रखी थी, उसने भी ये बात कही थी और उस पर ज्यादा वो है ना बहुत ज्यादा ट्रोल हुई कि बीजेपी अब ये बोल रही है। आज भी हम गुलाम हैं और गुलामी के तरीके अलग अलग हैं। आपकी आजादी, राजनीतिक आजादी होनी चाहिए, सामाजिक आजादी होनी चाहिए, धार्मिक होनी चाहिए। ये अब जो मास्क लगाया जा रहा है, ये सारा गुलामी की तो बात है। जो मुंह पे मास्क लगाते थे, यूरोप में जो मुंह पे मास्क लगा रहा है, इसका मतलब वो किसी न किसी का गुलाम है। यूरोप का आप इतिहास उठाओगे, अंग्रेजों के भारत आने से पहले वहाँ जो मास्क लगा के घूमते थे वो मतलब किसी न किसी बंदे का गुलाम है। उस पर है ना लिखा होता था कि ये फला फला बंदे का है मास्क पे। हाँ, वहाँ पे मास्क लगाने का मतलब था किसी का गुलाम, और वहाँ पे गुलामों की खरीद फरोख्त होती थी। और वहाँ पे शिक्षा का अधिकार भी चंद लोगों का था। वहाँ पे शिक्षा, वहाँ पे मास्क पे तो काफी चर्चा पहले भी आप लोग कर चुके हो। बैंकिंग व्यवस्था के ऊपर आप हमेशा बोलते रहे पीछे भी कि अगर किसानों को आंदोलन जीतना है तो बैंकों का विरोध करें, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि बैंकिंग व्यवस्था का इन्होंने भी जिक्र किया, तो थोड़ा सा इसके बारे में और आप। बिल्कुल बोलता रहा हूँ। जब से पूरी दुनिया में बैंकिंग व्यवस्था आई है, जब से पूरी दुनिया में दुनिया का भट्ठा बैठ रहा है, भ्रष्टाचार है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, बैंकिंग व्यवस्था आने के बाद ये मामला हुआ है। पहले कैसे था? पहले तो हम वस्तु के बदले है ना, वस्तु रहती थी, हर चीज की कीमत थी। अब आपके पास आटा है, अगर आपके पास पानी और अग्नि नहीं होगी तो रोटी कैसे बनेगी? लोग कह रहे हैं रोटी कपड़ा और मकान। अगर आपके पास रोटी बनेगी कैसे? उसको बैंकिंग व्यवस्था को क्या मानते हो? नहीं होनी चाहिए ना। बैंक कौन होते हैं? हमें
क्या इस देश का प्रधानमंत्री किसी मैनेजर को फोन करे और वो मना कर दे तो प्रधानमंत्री क्या बिगाड़ लेगा? इस देश में राजा कौन है? दुनिया में राजा कौन होगा? राजा की मोहर चलनी चाहिए ना, बैंक की क्यों मोहर चल रही है? भाई राजा की मोहर चले ना। हम जो पुराने टाइम में जब राजा, कौन सी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था कैसे चले? हमारी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए समाज है ना प्रधान, समाज अपना पैसा खुद बनाए। अभी देश में जितनी पैदावार होती है, कितना गेहूं होता है, जवार होता है, क्या उसके एवज में आरबीआई नोट छापता है? और जबकि जिस संविधान की बात ये बड़ी बड़ी करते हैं, संविधान में आरबीआई का कोई जिक्र नहीं है। संविधान आरबीआई 1935 में बना था, संविधान 1950 में बना है। 1950 में उस बंदे ने आरबीआई का जिक्र नहीं किया जिस बंदे की पीएचडी ही रुपए पे थी। बाबा साहब अम्बेडकर की पीएचडी रुपए पे थी और बाबा साहब अम्बेडकर ने हैमिल्टन यंग कमीशन के ऊपर ज्ञापन दिया था, अगर आपने बैंक नोट से क्रय शक्ति निकाल ली, उसकी निकाल ली तो देश का बर्बाद हो जाएगा। हैमिल्टन यंग कमीशन आज भी रखी हुई है। अगर पूना में इनका आर्काइव है, वहां जाके देखोगे तो आज भी रखा हुआ है। लेकिन वो बात इन्होंने अम्बेडकर की वो बात निकाल दी और अम्बेडकर को दलित नेता बना के छोड़ दिया। क्योंकि वो अगर बात निकालते तो सुबह होने से पहले क्रांति हो जाएगी। आज के दिन जो ये जो रुपया है ना, इस रुपए ने बाप बेटे के, माँ भाई के, बस सबके संबंध खराब कर दिए। रुपए के चक्कर में सारी दुनिया बस इस रुपए के चक्कर में घूम रही है, जबकि कुछ नहीं है, फेक है। आज आप 1000 का नोट चला दो ना, आज पुराने नोट है किसी के पास, चला दो ना, लेगा कोई नहीं। और ये जिस नोटबंदी की बात कर रहा था, अरे आपने 500 के बाद सीधा 2000 का नोट चला दिया। नोट तो 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं, आप एक दिन पहले भी कुछ जिक्र करते थे भाई, जैसे नोट तो सिर्फ कागज का टुकड़ा है, इसको आप फाड़ दो, कागज का, हाँ, कोई भी कीमत नहीं है। अब आप ये बताओ, ये फोन पड़े हैं, ये अगर टूट फूट भी जाएगा तो भी ये कुछ पैसे का जाएगा। अगर 2000 के कई सारे नोट हैं, वो गल जाएं, फट जाएं, क्या बैंक वाले देंगे हमें? उसके बदले में कुछ पैसा मिलेगा? फिर तो ऐसी व्यवस्था क्यों चला रखी है? हम लोग क्या व्यवस्था चले? जैसे पहले थी गेहूं के बदले सब्जी लेते थे, सब्जी के आप सब्जी में टमाटर ही डालोगे, क्या सब्जी में टेस्ट आएगा? घी नहीं डालोगे, सब्जी में टेस्ट आएगा? सारी चीज चाहिए ना आपको, हर चीज की कीमत है ना, हर चीज की उतनी ही कीमत है। और जब आपके पास काम करने के लिए हाथ है, हाथ ही तो पूरा धन है। इसका मैं दे सकता हूँ कि कैसे व्यवस्था चली जा सकती है। मैं आज से 5 साल पहले जब मैं गाँव के इस मिशन पे निकला तो मैंने भी इस नोटबंदी के खिलाफ जिक्र किया था कि आप जो ये पैसे पे जो सेंटर्ड हो गया समाज, ये बहुत खतरनाक दिशा की तरफ लेके जा रहा है। जैसे ये पैसे के ऊपर टोटली डिपेंडेंट हो जाएगा तो आप टोटली गुलाम हो जाएंगे और आपको गुलाम करना बहुत आसान हो जाएगा। तो मुझे उस गाँव वालों ने बोला कि आप कैसे कर चाहते हैं कि कैसे हो, तो मैंने उनको बोला देखो, मैं उनके गांव में गया था एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए। तो मेरे पास वो टेक्नोलॉजी है कि हम 3 साल की उम्र के बालक का ये बता सकते हैं कि इस बच्चे के पास ये टैलेंट है। तो मान लो भाई, मैंने उन गांव वालों को बताया भी आपके गांव वालों के पास में आपके गांव में 1000 बच्चा है, अब ये मान लें 1000 के 1000 का टैलेंट पता लग गया। इसको ट्रैवलिंग में मजा आएगा, इसको खेती में मजा आएगा, इसको डंगरों के साथ मजा आएगा, इसको घोड़े पालने में मजा आएगा, इसको कुत्ते पालने में आएगा, इसको बिल्ली पालने में, इसको चिड़िया चूहा पालने में। कुछ कौन बच्चा किस चीज के अंदर इंटरेस्ट लेगा, वो प्लेयर है कि साइंटिस्ट है कि आर्टिस्ट है कि इलेक्ट्रिशियन है कि मैकेनिकल है, एवरीथिंग, मतलब जो आपको समाज को चाहिए वो सब कुछ अपने को समाज को कुदरत ने दे रखा है, बच्चों की फॉर्म में आपको वो टैलेंट दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, हम 5 गांव का एक क्लस्टर बना लेते हैं और 5 गांव में हर चीज की जरूरत के हिसाब से और वहां की अवेलेबल रॉ मटेरियल के हिसाब से, भाई जैसे आप रेवाड़ी के अंदर जाएंगे, वहां कपास होती है, बाजरा होता है, मेज और वो मक्की होती है और इस तरह की जो कम पानी वाली चीजें हैं। अपने यहाँ पे गेहूं और ये होता है। डॉक्टर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये रोजगार 100% गारंटी के रोजगार के लिए, हाँ, जो गांव के अंदर में मिशन चला रखा है कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो 100% हम एक अलग से बात, मैं इस बैंकिंग वाली बात कर रहा था, मैं इस बैंकिंग के साथ वो कनेक्टेड है एक्चुअली, उस पर हम बात कर लेंगे। लेकिन मैं इस पे बात कर रहा था कि जब उस गाँव में हमने करा कि हम एक काम करते हैं कि आपका एक गांव है जो हाईवे के नजदीक है, एक गांव इंटीरियर में है। इंटीरियर वाले के पास पानी की अच्छी उपलब्धता हो सकती है और जो रोड पे है उसके पास ट्रैवलिंग की हो सकती है कि आप सामान लेके जाना लाना हो सकता है। इसी तरह से हर गांव की अपनी खासियत है, वहां की एक चीज की समृद्धि है वहां कि यहाँ ये चीज अबंडेंस में मिलती है खूब अच्छे से। इस गांव की ये खासियत है, कहीं का पानी बढ़िया है, कहीं की मिट्टी बढ़िया है, कहीं इस टाइप से। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी रोजमर्रा की जरूरतें हैं, जिसमें कागज हो गया, झाड़ू हो गया, जूते, चप्पल,
पेन, कपड़ा, एनीथिंग जो अपनी रोजमर्रा की जरूरत है हम अपने यहीं पे बना सकते हैं बिना एनवायरनमेंट को पोल्यूट किए। हमने बना लिया, अब हमारे पास जो बच्चे के पास टैलेंट था वो उसके लिए काम करने के लिए जगह मिल गई, वहीं पर रोजगार मिल गया। अब हम क्या करेंगे, उस बच्चे को काम करने का मौका देंगे कि तुम्हें अगर यहाँ इस फैक्ट्री में काम करना है तो तुम्हारे को पैसा नहीं मिलेगा, इसके बदले में तुम्हें मिलेगा यहाँ एक नोट जिसको हम लिख के वो जो गांव डिसाइड करे, ये 5 गांव का अपना नोट है कि इसने 4 घंटे काम किया है। अब आप जो इन 5 गांव का एक कॉमन स्टोर है जहां उसकी बनी हुई चीजें वहां रखी हुई हैं, अब वहां जाओगे, आपने 4 घंटे काम किया हुआ है तो वहां लिखा हुआ है कि इतनी कापियां 2 घंटे के काम में मिलेंगी, इतने जूते इतने घंटे के काम में मिलेंगे। आपने जो भी काम किया, आपने झाड़ू की फैक्ट्री में काम किया और चाहे आपने बालक पढ़ाए हो, आपके काम की कीमत, आपके टाइम की कीमत है, ना कि आपके काम की। काम कुछ भी करो, इज्जत बराबर। नेचर ऑफ वर्क जो है, नेचर ऑफ वर्क कुछ भी हो आपको इज्जत बराबर मिलेगी। सफाई के काम की भी उतनी चाहे वो झाड़ू वाला हो, हाँ, और चाहे कोई मैकेनिक हो। उससे क्या होगा, समाज में ये नहीं होगा कि यू पैसे वाला, यो कम पैसे वाला, यो काम बढ़िया, यो काम न। जैसे बालक आजकल हमारा बच्चा सफाई के काम में इंटरेस्ट नहीं लेगा और वो बाबू बन के बैठने की कोशिश करता है, तो बाबू बन के बैठेगा तो भी उतना ही पैसा लगेगा, झाड़ू का काम करेगा तो भी उतना ही पैसा, मतलब नोट आपके घंटे की कीमत है। फिर उसके दिमाग में आ जाएगी कि यार कुछ भी कर लो, 4 घंटे काम करने में भाई तने को जूते जब मिलेंगे जब 4 घंटे आप जूते लेके आने हैं, जूतों की कीमत है 10 घंटे, जूतों की कीमत 10 घंटे है, तो आप 10 घंटे कहीं भी काम कर लो। 2 घंटे यूं काम करा, काम में मजा नहीं आया, 2 घंटे की स्लिप ले आया, अगली फैक्ट्री में गया 2 घंटे वहां कराया, में मजा नहीं आया। किसी काम में मजा आ गया, उसमें 6 घंटे काम करके मजा लेके अपना आनंद भी आया और अपने जूते भी ले आया। तो मतलब इट इज लाइक कि आपको किसी पैसे की जरूरत नहीं, आपको समाज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे, आपका दूध भी वहीं कंज्यूम हो जाएगा, आपकी पढ़ाई भी आपके समाज की जरूरत के हिसाब से बनेगी, आपका उद्योग भी आपकी जरूरत के हिसाब से बनेगा। जिस चीज की जरूरत नहीं उसने क्यों काम खिला देंगे, फिर हम जिस चीज की जरूरत है वो हमारे को वहां से पूरी हो ही रही है, और हमारा हेल्थ सिस्टम वहीं से बनेगा। अगर आप ध्यान से और गौर से फरमाएंगे तो क्राइम भी कम हो जाएगा, खत्म, नशा भी खत्म, क्राइम भी खत्म। आपका समाज का एक्चुअली समाज के अंदर देखो क्राइम क्यों कर रहा है कोई बच्चा, मान लो नशा क्यों कर रहा है, उस आनंद के लिए, वो आनंद आपको काम में मिल रहा है। क्राइम क्यों कर रहा है, पैसे के लिए, पैसा ही खत्म हो गया तो क्राइम खत्म हो गया। आपकी रेपुटेशन किसी बात पे है ही नहीं। आज आपको अगर इनोवा वाले को, स्कॉर्पियो वाले को या बड़ी गाड़ी वाले को इज्जत, मर्सिडीज को ज्यादा इज्जत मिल रही है और ऑल्टो वाले को कम मिल रही है, तो उसको ऑल्टो लेने, उसको मर्सिडीज लेने के लिए जल्दी पैसा कमाना तो क्राइम करेगा। पर आप ऑल्टो में इज्जत बराबर हो रही है भाई, आपको कोई भी काम करे आपको इज्जत बराबर हो रही, क्यों भागेगा वो उस चीज की तरफ जो उसको गलत रास्ते लेके जाएगी, जो समाज से काटेगी। जब चीजें समाज में आपस में दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होगी तो आप समाज से कट नहीं सकते ना भाई। अनाज के लिए पहले आप गांव में देखिए, लोहार, कुम्हार, सुनार, जो बिल्कुल सारे कनेक्टेड होते ऐसे ही कहते हैं। हाँ, वो बिल्कुल कि हमारा जो क्राइम होता ही नहीं था। क्योंकि आपको फिर समाज में आना है, जिस गांव, जिस घर को बहिष्कार कर दिया जाता है उसके लिए पैसे का लेन देन था ही नहीं। हाँ, अनाज से बिल्कुल, लोहार जो है उसका फ्री में किसान तो का सरकारों काम में करता था। ट्रिपल पी घुसा के, सरकारों के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप घुसा करके लोगों को पैसे के साथ ज्यादा कनेक्ट किया और समाज से तोड़ा। ये पूरा प्रोपेगेंडा प्लान था। इस पे मैं एक और बात कहूंगा कि हमारे यहाँ रिजर्वेशन नाम की कोई चीज नहीं थी, हमारे यहाँ 100% रिजर्वेशन थी। लोहार का काम लोहार ही करेगा, उसमें और कोई दखलंदाजी नहीं देता था। चरमकार का काम चरमकार ही करेगा, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करता था। अगर उसको काम छोड़ना है तो वहाँ कम से कम वो 10 साल मेहनत करेगा, तब वो दूसरा काम ले सकता है। और हमारे गाँव में क्या पूरे देश में हमारे यहाँ शिक्षा, न्याय और हेल्थ, मतलब डॉक्टरी ना फ्री मिलती थी और बहुत जल्द मिलता था। हमारा कोई इस बात की दिक्कत नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद सारी व्यवस्था इस देश की बदली है। क्योंकि गांव को हमने देवता माना है, ग्राम देवता। क्योंकि हमारे गांव भी है, अपन देहात कहते थे, देहात जो शरीर में रहे, शरीर में दाना डालने वाला, हाँ देहात। अपने इस एरिया में देहात कहते थे, साउथ में वुल भी कहते हैं, पंजाब में पिंड बोलते हैं। जब हम अपनी शरीर को साफ सुथरा रखते हैं तो गांव को भी रखेंगे ना, गांव को भी। और जब हमारे को भोजन की व्यवस्था मिलेगी तो गांव, अगर हम गांव के वाले में रहेंगे तो हमें भोजन की दिक्कत नहीं रहेगी। गांव में जहां हमें भोजन पूरा मिले और हमारा मान सम्मान पूरा रहे, यही हमारी गांव की व्यवस्था थी। क्योंकि हमारे यहाँ ना चींटी के लिए कणवध और हाथी के लिए मनवध की थी ना व्यवस्था। जिसका जितना बड़ा शरीर उसका उतना बड़ा भोजन उसके लिए, ये हमारी व्यवस्था थी। आज से नहीं, हजारों सालों से थी। क्योंकि गांव में 4 चीज होनी चाहिए ना, एक तो ज्ञान विज्ञान, एक आध्यात्म, एक कला और एक सामाजिक अर्थव्यवस्था। जिस गांव में ये 4 चीजें नहीं है उस गांव को हम है ना आदर्श गांव नहीं बोल सकते ना।
आज हमारे गांवों को खत्म करके आज आप 47 से लेकर आज तक अगर आप इतिहास देखोगे तो हमारे कितने गांव शहरों में तब्दील हो गए हैं, और ये पूरी साजिश तो है। आप जैसा कह रहे हैं, डॉक्टर देवेंद्र बलारा ने जैसा कहा, ये तो एक तरह से यंग जनरेशन या दूसरे लोग ये कहेंगे कि अच्छे बुद्धिजीवी हैं तो देश को पीछे ले जाने की बात कर रहे हैं। 1000 साल पहले कौन से पीछे ले जाने की बात है? जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा, आप भी कह रहे हो, आप जो कुछ किया जा रहा है सुख के लिए किया जा रहा है ना। सुख का मूल क्या है? दुनिया तो आगे बढ़ने की, पूरी दुनिया जहाँ आगे बढ़े 1000 साल पहले की व्यवस्था में 1000 साल की पहले की, जब भी सूर्य तो वही था ना। सूर्य बदला क्या? चंद्रमा वही है ना, पृथ्वी वही है ना। कि क्या ये चेंज हुई ना? फिर आप पिछला और आगे की क्या बात है? तो व्यवस्था भी वही आ जाए। हाँ वही आए, क्या दिक्कत है उससे? आप मुझे वो बेहतर रहेगी। जिस विकास की बात कर रहे हो, जिस पढ़ाई की बात कर रहे हो, पानी किसने खराब किया? पहले उसको खराब किया, अब उसको शुद्ध करने के नाम पे लोन लिया। पहले खराब करने के मतलब डॉक्टर बलारा की बात से आप पूर्णतः सहमत हैं कि जो मानसिक शांति है या जो पैसा है, मानसिक शांति के लिए, हाँ बिल्कुल, मानसिक शांति आपका मूल सुख है ना। सुख का मूल क्या है? धर्म का मूल क्या है? अर्थ का मूल क्या है? राज्य। ये तो हमारी पूरी है ना मनु समर्थी मेरा सारी बातें है ना। ये जिस मनुवाद के खिलाफ दुनिया में प्रचार हो रहा है, उस मनु समर्थी की बातों को हटा के ये लोग अपना संविधान लिया है ना। आज तो देश में संविधान है, आज भी क्यों हो रहे हैं रेप? आज भी क्यों दलितों के साथ हो रहे हैं अन्याय? आज तो मनु समर्थी नहीं है, क्यों हो रहे हैं? आज तो बल्कि 150 सालों से मनु समर्थी का शासन ही नहीं देश में, क्यों फिर हो रहे हैं? लोगों को न्याय नहीं मिलता। आज भी जो 47 में जिसने केस फाइल किया था, उस टाइम पे मनु 2 मिनट में अच्छा था, 2 मिनट में न्याय मिलता था आपको। आप इसके देखियो, ये किसी भी जो चाहे मनुस्मृति हो, चाहे संविधान हो या कोई और मतलब बुक ऑफ लॉ हो, वहां पे आपको समाज जब तक इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, ये यही होता रहेगा। आप मनुस्मृति को भी आप मिस इंटरप्रेट कर सकते हो और संविधान को भी कर सकते हो और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। संविधान में मैं एक बात उसमें संविधान में जनता कहाँ है? संविधान जहाँ लिखा गया कि हम भारत के लोग, उनमें भारत के लोग कहाँ हैं? पहली ही लाइन में संविधान में भारत के लोग कहाँ हैं? भारत के किन लोगों की तरफ से संविधान पे साइन करने के लिए ऑथोराइज किया गया था भाई? देखिए, हम इस पे मेरे ख्याल से ये एक पॉइंट जो है ना, ये वो पॉइंट है जहां पे लोग इस बात को पॉलिटिकल की बात नहीं कर रहे, प्योर पॉलिटिकल है। इट इज लाइक कि हम जब किसी चीज को खत्म करने की बात करते हैं तो उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा। जब मनुस्मृति को खत्म करने की बात कहेंगे तो मनुस्मृति को क्रिटिसाइज करेंगे। जब संविधान को खत्म करने का तो वो चलेगा। संविधान हमारा है नहीं। जब हम भारत के लोग बोलते हैं तो उसका ये मतलब होता है, असल में होना क्या चाहिए था कि जो गांव का आखिरी तबका है, जिसको सबसे गरीब, सबसे अनपढ़, सबसे कम जानने वाला आदमी है, उसको भी ये बताया जाए कि तुम्हारा इक्वल पार्टिसिपेशन चाहिए, सामाजिक न्याय के लिए भी, समाज की व्यवस्था को तैयार करने के लिए भी, राजनीतिक व्यवस्था को तैयार करने के लिए भी, और देश के अंदर चल रही हर घटना के लिए आपका पार्टिसिपेशन चाहिए। लेकिन पार्टिसिपेशन नहीं होने दिया क्योंकि उसको उतना जागरूक किया ही नहीं गया। भारत को दुनिया में एक देश ही है जिसको सोने की चिड़िया का नाम दिया गया। हमने तो नाम नहीं दिया, उन्हीं लोगों जो हमें लूटना है उन्होंने नाम दिया। और मैकाले खुद लिखता है कि मैंने पूरा भारत का भ्रमण किया, मैंने यहाँ कोई गरीब नहीं देखा, मैंने यहाँ कोई भिखारी नहीं देखा, मैंने यहाँ कोई खाली नहीं देखा, मैंने यहाँ घरों में ताले नहीं देखे। आज उस अवस्था क्या आ गया कि तालों की दुनिया भर की फैक्ट्रियां है ना लगी हुई हैं, दुनिया भर के कैमरे लगाए जा रहे हैं। मतलब ये सारी भय की स्थिति किसने पैदा की? भारत में मुसलमान आए, भारत में मुसलमानों ने यहाँ के साथ मिलके है ना किया, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। जबकि मुसलमानों का शासन में, मुसलमानों के टाइम में सिर्फ और सिर्फ 3% टैक्स था, आज 70% टैक्स है। अगर आप प्रकृति के नेचर से भी आप अगर बात करो तो मधुमक्खी फूलों से जितना रस लेती है, क्या फूलों को पता चलता है कि मेरा रस चूस लिया? फूल तो नहीं है ना मुरझाते, ऐसे खिले रहते हैं ना, मधुमक्खी लेती है। तो इतना ही टैक्स लगना चाहिए ना। आज आदमी इस देश की क्या थी? ये देश दान दक्षिणा मान मर्यादा से चलता था ना। यहाँ देश दान, आज जो इस देश में 7,32,000 गुरुकुल थे, वो सारे के सारे दान पे थे ना। वहां पे फ्री शिक्षा थी, जिसको ज्ञान लेना ले लो, नहीं तो उनका काम धंधा फिक्स थे।
उनको कोई काम की दिक्कत नहीं थी कि आज इस बच्चे को पढ़ाने के लिए मैं 50 लाख खर्च करूं, ये मुझे चिंता नहीं थी। इसकी अगर इच्छा है तो पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो इसका धंधा तैयार है, वहां पे काम करेगा ये। आज अगर हम ये बात कहें, आज हम किसी चर्मकार को कहें कि भैया आपका धंधा तो पूंजीपतियों ले लिया, साला एक जूता पगड़ी थोड़ी है, पगड़ी मैक्सिमम 1000 रुपए की आती होगी, जूता 1 लाख का आता है। और मैं तो चमार बनने के लिए तैयार हूँ, मैं बेसिकली जाट हूँ, मैं चमार बनने के लिए तैयार हूँ। मुझे सारे रोहतक का धंधा दे तो चरमकार का, मुझे क्या जूता है, मैं तो बिल्कुल है ना अच्छा हूँ, लाख के जूते बेचूंगा, दिन में एक है ना बिक जाए वही बहुत है। चलो डॉक्टर साहब, हमें बहुत ज्यादा लंबा और विषय से भी भटक गए, कहीं दूर चले गए हैं, परंतु अच्छी बातें आप दोनों ने बताई। बस इसको अंत में हम समापन की ओर ले जाने की मैं कोशिश करूंगा वार्ता को, कि कोरोना जो फर्जी महामारी लगा लो, कुछ भी लगा लो, या वैक्सीन, इस अभी जो कुछ हो चुका डॉक्टर साहब, अभी आप कह रहे थे कि उसको पीटने का कोई फायदा नहीं है। आगे जो संभावनाएं हैं, आगे जो डर है, आगे जो खतरे हैं, उनके बारे में बस लोगों को बता दीजिए। 4 चीजें हैं जो लोगों को समझनी है। आज कोई वो हमें पागल कह सकता है, वो फ्री है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2020 में भी बोला था। अब वो लोग हमारे को हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं कि गलती हो गई, हमने आपकी बात नहीं मानी। और यही काम एजुकेशन पे काम करते हुए जब मैं चल रहा था तो लोग मेरे को कहते थे कुछ होता तो है नहीं, समझते तो है नहीं लोग। मैं कहा मेरे को चीज समझ में आई हुई है, मेरा काम बताने का है, मुझे थकना नहीं है, क्योंकि जो चीज मैं 10 साल आगे की आपको बता रहा हूँ या 20 साल आगे की आपकी अगली पीढ़ियों की बता रहा हूँ, कदे तो समझ में आओगी। यहाँ तो पड़ा हुआ है आपके यूट्यूब पर, उसको तो पड़ा हुआ है ना, जब कर लियो भाई इस्तेमाल, और क्या है अभी। मैं तो अपने औलाद ने सिखा जाऊंगा, उस पर तो ले लियो, मेरे जाए पक्ष है। तो मैं तो यो कहने लग रहा हूँ कि भाई ऐसा था कि अब जो हो चुका है वो हो चुका। जितने लोगों को चाहिए, देखो आंकड़े फर्जी हैं, 100 करोड़ की बात आपके क्वालिटी उन पे आने लग गई, ये बकवास है। वो इसलिए बकवास है, साइकोलॉजी के अंदर ये बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है कि आदमी अपने पीयर ग्रुप के अंदर फिट होना चाहता है। वो ये सोचता है कि यार सारा ने लगा लिए, मैं रह गया तो कल को अगर अखबार में ये आ जाए कि वैक्सीनेटेड लोगों को अगर कोई खतरनाक वेरिएंट आ रहे हैं, तो वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लोगों ने जिन्होंने नहीं लगवाए उनकी वजह से। तो ये चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आ सकता है वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड में जूत बजाने के लिए, ताकि जो वैक्सीनेटेड ज्यादा हो गली में और एक अकेले कुंडू साहब बचे हो, तो इन्हें ठाके धक्के तक ले जाओगे और खड़े हुए तो बीमार अस्पताल वाले आके धक्के तक ठोकेंगे, जब पुलिस वाले आपके दरवाजे पे आके, तो बाकी के लोग ठीक रहेंगे कि हाँ ये अच्छा कर रहे हैं, इनने तो फैला रखा सारा काम। कि जो अगले वेरिएंट आ रहे ना, ये अनवैक्सीनेटेड की वजह से आ रहे हैं। ये एक बयान की आप प्रतीक्षा कीजिए, बहुत जल्दी आने वाला है। पहली बात तो यार, तो हमने तो बच के रहना पड़ा डॉक्टर साहब, ना अपनी संख्या को बढ़ाएं। नंबर 2, जिसने जितने लगवा लिए हैं वो लोग ना मेरी बात पे भरोसा करो, ना किसी और की बात पे करो, ना तो उस पे भरोसा करो कि वैक्सीन सेफ है, ना उस पे करो हमारी तरह की घातक है। आप अपनी रिसर्च करो, आप न्यूरालिंक के बारे में सर्च करो, एलन मस्क के प्रोजेक्ट के बारे में सर्च करो, आप इस पूरी की पूरी षड्यंत्र के अंदर जो इलॉजिकल बातें हैं कि कैसे आरटीपीसीआर किट को 2017 में खरीदा जाता है, 2015 में बनी, 17 में खरीदा गया, और जब 17 में खरीदा गया उस वक्त वहां उस खरीदते टाइम उस किट का नाम लिखा हुआ है कोविड-19 टेस्ट किट। यानी कि इस लॉजिक को समझो। फिर आप मास्क लगाने से आपको क्या फायदे होते हैं, क्या ना फायदे होते हैं, 20 क्वेश्चंस हैं, 20 रिसर्च मटेरियल्स हैं, आपको चाहिए, आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे कि मास्क लगाने के कितने फायदे और कितने नुकसान, ढूंढिए, पता कीजिए क्या वाकई में कोई वायरस रुक सकता है क्या इससे। कि पता कीजिए कि क्या जो वैक्सीन, अब जैसे मान लीजिए एक लॉजिकल क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछता हूं, एक लेडी मेरे पास मेरे घर में आ गई, जैसे डोर टू डोर वाला चल रहा था, उन्होंने कहा जी आपने लगवा ली वैक्सीन। मैंने कहा जी मैंने तो ना लगवाई। बोले जी क्यों नहीं लगवाई? मैं कहा आप बता दो क्यों लगाऊं। बोला जी लगाओ, सारे लगा रहे, मैं इसलिए तो नहीं लगाऊंगा। भाई सही आदमी तो एक भी हो सकता है ना, भेड़ इतनी 100 अगर 99 नून जान लगी तो जरूर थोड़ी वो सही जा रही, क्या पता आगे जाके क्या हो। मेरे को जो चीज पता है मैं तो नहीं लगाऊंगा। बोली जी फिर महाजज आप बताओ क्यों लगाए? बोला जी बचाव खातर। मैं कहा किससे बचाव? बोला जी कोरोना से। मैं कहा क्या वैक्सीन लगाने से बचाव हो जाएगा? क्या आप वैक्सीन लग जाएगी तो आपको कोरोना? बोला ना जिन्होंने नहीं हो जाए। क्या वैक्सीन लगने के बाद आप ये गारंटी लेते हो कि मेरे को लगने के बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा? भाई मैं ठीक हूं या ना हूं ये तो दूसरी बात, साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए ना, कम से कम 0 साइड इफेक्ट होना चाहिए। एक भी आदमी को वैक्सीन की वजह से नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो आप मान लेते हैं कि 100 आदमी मरने थे,
वैक्सीन लगने से 99 बच गए और एक मर गया, वो मान लेंगे कोई बात नहीं भाई, 99 बच गए, पर वो 99 को तो मरना ही नहीं था ना, क्योंकि WHO की आधिकारिक रिपोर्ट ये कहती है कि 1000 लोगों में तो एक आदमी का कुछ हो सके, वो भी उसको पहले से कोई और बीमारी हो, खतरनाक बीमारी। तो जब इस बीमारी से मरने का रेट ही जब 1% के करीब है, तो आप बच किससे रहे हो? जब आपने मरना ही नहीं है तो आप किससे बचने के लिए लगा रहे हो? तो आप सबसे पहले इस लॉजिक को समझिए। नंबर 2, आप ये समझिए क्यों ऐसा हो रहा है कि जब आपको नया वेरिएंट लेकर के आ रहे हो और उस वेरिएंट के लिए भी आप वैक्सीन को ही कह रहे हो कि लगाओ, जब आप ये कह रहे हो कि बूस्टर डोज भी लगवाओ, जब आप ये कह रहे हो कि आपने नहीं लगवाया तो आपकी ये सर्विसेज रोक दी जाएंगी, ये अनएथिकल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो फरमान जारी किए जा रहे हैं, इनका क्या लॉजिक है भाई? आप गारंटी भी नहीं ले रहे हो। सरकार ने 2019 में उन वैक्सीन कंपनियों को इम्यूनिटी भी दे दी पूरी तरह से। आप ये देखिए, आज ये कानून है भारत में और ये इस बीमारी के आने से पहले बन चुका। मतलब कमाल की बात ये है कि 20 में बीमारी आई है मार्च में, 19 में ये कानून बना, मतलब अमेंडमेंट हुआ कि अगर मेडिकल नेग्लिजेंसी की वजह से, गलत दवाई देने की वजह से, आपका इलाज ना होने की वजह से, आपके ऊपर किसी भी तरह की मेडिकल अगर दवाइयों की वजह से अगर कुछ भी होता है, डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, अस्पताल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, दवा कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, जिसने आपको इलाज के लिए मजबूर किया वो भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये कानून बनाना क्यों पड़ा? इस लॉजिक के ऊपर जाइए। अगले लॉजिक पे जाइए कि क्या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऐसे होता है, लागू होता है 2-2 साल तक? डिजास्टर मैनेजमेंट की आड़ में जो ये डीसी अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो कलेक्टर जो राशन पानी बंद कर रहे हैं, क्या हम जीने के अधिकार को से ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को रख दिया गया है? क्या ये लॉजिकल नहीं है? क्या जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ अगर हमने आवाज नहीं उठाई तो कल को वो लोग आपके घरों में घुस के आपके बच्चों को नपुंसक नहीं बनाएंगे? इस बात की आप गारंटी लेते हो? ये पक्का होगा। आज जो नपुंसकता का रेट है, अबॉर्शन का रेट है, और वैक्सीन लगाए हुए में और ना लगाए हुए में, इसकी रिसर्च तो कर लीजिए। इजराइल के अंदर 100% वैक्सीनेटेड है, अस्पतालों में मरने वालों में 85% वैक्सीनेटेड है। तो जब आप ये मान के चल रहे हो कि फैटेलिटी रेट ज्यादा है, बचने का चांस कम है, उसके बाद बीमारी ऑलरेडी कितनी घातक है इसका आपको मालूम है, इसका मरने का रेट 1% के आसपास, 35% वाली बीमारी अभी भी देश के अंदर पड़ी हुई है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कैंसर से अगर मर रहे हैं और उसकी वजह तंबाकू है तो उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप कारों को ऊपर टैक्स लगा करके तो रोक रहे हो, लेकिन 10 कारों का काम, 20 कारों का काम एक आपकी सीएनजी बस कर सकती है, आप बस नहीं लेकर के आ रहे हो रोडवेज के अंदर। दिस इज द प्रोपेगेंडा। आपको समझना पड़ेगा कि समाज को यह समझना पड़ेगा कि सरकारें तब तक आपके लिए काम नहीं करेंगी जब तक समाज खुद से नहीं समझेगा। तो आपको अनइन्फॉर्म्ड रखा जाता है, टेलीविजन और मीडिया के माध्यम से आपका दिमाग ब्लॉक किया जाता है, तो आपको टेलीविजन का पूर्ण बहिष्कार करना पड़ेगा। अगर आप टेलीविजन देख रहे हो थोड़ा बहुत और जो अब तक देखते आए हो, तो टेलीविजन पे जिस कंपनी का इश्तिहार आ रहा है वो कंपनी, ये समझो वही लोग इस बीमारी के रिस्पॉन्सिबल आदमी है। बस इतना समझ लो कि उन्हीं लोगों के इश्तिहार हैं, उन्हीं का सामान खरीदते हो, उन्हीं के पैसे से बीमारी खरीदते हो, मतलब अपने पैसे से बीमारी खरीदते हो, फिर अपने पैसे से उसका इलाज भी देते हो, अपने पैसे सब कुछ अपना देते हो। आप अपना दिमाग, अपनी आजादी, अपना पैसा, अपना परिवार, अपना समाज, आपने सब कुछ उनके चरणों में अर्पित कर दिया है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मीडिया का बहिष्कार, जो उसमें आपकी खबरें नहीं आती, उस जगह का बहिष्कार जहां आपको गुलाम रखा जाता है। अपनी जो अभी थोड़ी देर पहले राठी साहब कह रहे थे, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, सब कुछ था हमारे यहाँ, मतलब ऐसी कोई चीज थी नहीं। और उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि लोग प्रकृति के साथ जुड़े हुए थे, लोग कुदरत के साथ जुड़े थे। तो कुदरत का सम्मान अगर हम नहीं करेंगे, कुदरती नियमों से अगर दूर भागेंगे, अगर वो चीजें जो मैन मेड हैं उनको ज्यादा अहमियत देने लग जाएंगे, तो उसको हम तरक्की नहीं कहते। आप कहते हो तो आप उसकी तरफ दौड़िए, हम तो कम से कम नहीं कहते। हम मानते हैं कि जो आपको मन को शांति नहीं देती वो चीज आपकी जिंदगी के लिए घातक है। तो आपको शांति जो चीज दे रही है वो पैसा नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत से पैसे वालों को मरते देखा। वो नौकरी नहीं है, क्योंकि बहुत आईएएस सुसाइड करते हैं। वो नौकरी और पैसा कम से कम और बिल्डिंग नहीं है। अगर ऐसा होता तो जीने का और खुश रहने का अधिकार केवल पैसे वालों के और नौकरी वालों के हाथ में होता। तो इससे बचने के लिए आपको सामाजिक लेवल पे जागृति, चेतना इतनी विकसित करनी होगी। आपको इन लोगों को समझना होगा कि ये आपको जाल में फंसा के कैसे आप अपना षड्यंत्र अपना पूरा कर रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, और आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं।
आपकी विरोध करने की क्षमता खत्म हो रही है। अगली चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, होने वाला क्या था उस पर चल रहा था ना पॉइंट कि अनवैक्सीनेटेड और वैक्सीनेटेड का हो गया। तीसरा, अगला कोई वेरिएंट अगर कागज से फैलता है तो वो आपके बैंकों को बंद करने की तैयारी है। आप कितने वैक्सीनेटेड और कितने नहीं हो, आपको जांचने के लिए आपको RFID लग जाती है, आपकी बॉडी में चिप लग सकती है, आपको एक कार्ड इश्यू हो सकता है जो वैक्सीन पासपोर्ट जिसको बोलेंगे, जिसको यूनिवर्सल पास बोलेंगे, कि आप इसी से जा सकते हो। इसका मतलब आपको ये बताएंगे जो हमारे नौकर हैं, जो हमारे सर्विस हमारे लिए बैठे हैं, जो जिसको हम इन लोगों को, जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, DC हमारे पैसे से जो चलते हैं, ये हमें बताएंगे हम कहां जा सकते हैं और कहां नहीं जा सकते हैं। तो आप मतलब गुलाम हो चुके हो। और आने वाली जनरेशन में ये बच्चों के लिए जो वैक्सीन आएगी तो ये आपसे बिना पूछे ठोकेंगे। स्कूल में लग चुके होंगे, घर आकर के आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये बिना दर्द वाला इन्होंने बना लिया है, प्रेशर से लगने, ये टच हुआ हो गया, बच्चे को पता भी नहीं कि तो यानी वो क्या करेंगे, मान लो बच्चा स्कूल में एंटर कर रहा है ना, एंटर करते करते ऐसे एक बार टच कर देंगे, बच्चे को पता ही तेरे को वैक्सीन लग चुकी है। और वैक्सीन के अंदर क्या है, अभी पैब्लो कार्टो की जो मैंने बताया था, डॉक्टर पैब्लो ने जब इस वैक्सीन के अंदर ग्राफीन ऑक्साइड और ग्राफीन हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस के बारे में पूरी वीडियो बताई अपनी, और पूरी फ्रीक्वेंसी से जब उसका डिटेल बताई, उसके 4 दिन के बाद उनको मार दिया गया। डॉक्टर पैब्लो वाली वीडियो भी पड़ी हुई है, उसकी वो डिटेलिंग पड़ी हुई है, जिसकी नसों में चला जाएगा। अब क्यों कुछ लोग मर रहे हैं, क्यों कम लोग मर रहे हैं, क्यों अगर आपकी मतलब अगर मसल्स में ही रही सुई तब अलग असर है, अगर आपकी नस में चला गया, वो आपकी ब्लड में चला गया, ब्लड स्ट्रीम में, तो अलग है। तो इसलिए सुइयां छोटी बड़ी आ रही हैं, किसी को छोटी बड़ी से लगा रहे हैं, किसी को बड़ी सुई से लगा रहे हैं। तो अब किसी को वेन में जाना है, किसी को मसल में जाना है। इट्स ए प्लान्ड स्ट्रैटेजी, आप नहीं समझ पा रहे हैं। इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जो नेताओं ने फर्जी ऐसे दूर से करके फोटो खिंचा के वापस ले ली गई और उनका एंट्री कर दी गई। आपके घरों में, आपके आसपास वैक्सीनेशन का आंकड़ा बढ़ाने के लिए आपकी जो आपने वीडियो आपके चैनल पे लगी हुई है, दूसरे वाले पे 24 वाले पे शायद, वहां पे वो बता रही है, वो आंगनबाड़ी वाली, उनको टारगेट मिलते हैं, उनको पैसे मिलते हैं। कमाल की बात यह है कि तुम इतने करोगे तो तुमको इतने पैसे मिलेंगे। जैसे अस्पतालों में लोगों को मारने के मिले थे डॉक्टरों को, उस पिछली दूसरी लहर जिसका नाम दिया था, बिल्कुल मिले थे, पर करोड़ों रुपए कमा गए। हाँ, डॉक्टर आप जो आसपास इनके जितने हॉस्पिटल में जहाँ जो सेंटर बने थे, कोरोना सेंटर बने थे, उनकी संपत्ति जांच होनी चाहिए। हाँ, वो अभी आपके शहरों के आसपास जो रेट बढ़े हैं प्रॉपर्टी के, वही लोग खरीद रहे हैं। रुपए ले गए, ये ले गया ये अमित मान ने अभी यहाँ ली है मेरे दोस्त के सामने कोठी, उससे पहले तो ना लिया, एक और लिए इसने। अमित मान 12-12 घंटे काम करवाता है, कैसे वो सही तरह काम कर पाएंगे अपने स्टाफ का। और सारे हॉस्पिटल का ये हाल। तो डॉक्टर साहब आपने तो बड़ी खतरनाक चीजें बता दी, जो मतलब जैसे बच्चे को पता भी नहीं चलेगा, गेट पे कुछ चेकिंग के बहाने, आधार कार्ड तो स्कूल ने पहले ले रखा है। क्या बचने का उपाय बताइए आप लोगों को। बस स्कूलों को मेल कर दो, मेल लिखित में, और साइन करवा के ले आए बच्चा, चिट्ठी लिख के भेजो, मेरे बालक के वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो जान तो मार दूंगा मास्टर, तेनों कह दो कि छोड़ांगे नहीं, अगर समझ में आ गया हो तो। अगर समझ में नहीं आया तो लगवाओ, ठुकवाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर समझ में आ जाए, नहीं, जो लोग खड़े हो जाओ, जो जिनके समझ में आ गई। इसमें जहां तक मैं बच्चों वाली बात जो आप कह रहे हैं ना, बच्चों में अभी जो टेस्टिंग के लिए कुछ बच्चे चाहिए थे ना बॉम्बे में, 20 बच्चे चाहिए थे, और वो अभी तक सिर्फ वहाँ 4 या 5 मिले थे। क्योंकि अभी जो हालात जो मैं देख रहा हूँ ना, कि भारत को कोई गुलाम कर नहीं सकता। हालात ये है, चाहे कुछ भी कर ले। हाँ, कुछ लोग बेवकूफ हो जाएंगे, वो चंद नए जो मैकाले प्रधान शिक्षा वाले हैं, क्योंकि भारत की ऐसी व्यवस्था है कि इसको कोई गुलाम कर नहीं पाया। यहाँ हून आए, अंग्रेज आए, मुसलमान आए, मुगल आए, अफगानी आए, तो इस देश को गुलाम नहीं कर पाए। यहाँ रह पाए वो, यहाँ वो भाईबंदी में रहे, लेकिन अंग्रेज यहाँ भाईबंदी में नहीं रहे। और हालात जब ये बच्चों को वैक्सीन लगेगी ना, और बच्चे जब मरने लगेंगे, क्योंकि आजकल 1-2 बच्चे हैं, तो वो विरोध की स्थिति शायद मेरे हिसाब से पैदा होगी। नहीं मरेंगे बच्चे, नहीं मरेंगे बच्चे, मारना इनका टारगेट नहीं है डॉक्टर साहब। ना, संख्या कम करना है, ना, संख्या बड़ों की करना, ऊपरलों की, बच्चों जैसे 60 साल बच्चों की भी तो होगी ना। मैं बताऊं ना, देखिए राठी साहब क्या होता है, आपका देखिए सबसे युवा देश है ये, मैं आपको वही समझा रहा हूँ, युवा देश, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अपने पास में यहाँ अपने देश के अंदर अगर मान लीजिए किसी 60 साल के बच्चे की डेथ हो जाती है, 60 साल के बूढ़े की मान लो, तो और वो हार्ट अटैक से होती है, चाहे वो वैक्सीन के साइड इफेक्ट से हुई हो, लेकिन वो क्या करेंगे, वो उसको ये दिखा सकते हैं आगे की किसी और बीमारी से मरा कैंसर है ना, तो वो दिखा सकते हैं।
50 वाले को भी दिखा सकते हैं। अब 40 वाले मरने शुरू हुए हैं। तो जितनी कम उम्र है, अगर वो मर गए तो विरोध हो जाएगा, ये बात उनको भी पता है। तो आपको शुरू में जो आपका जो टारगेट है ना डॉक्टर साहब, वो समझिए आप। टारगेट ये है, फिलहाल इनको सारे आंकड़े उस पे चाहिए डिजिटलाइज। इनके पास वो बात आप ठीक कह रहे हो, इनके पास पूरे डाटा है और इनको कैसे आप बोलना जब आपकी बारी आए, बीच में नहीं काटना, पहले कंप्लीट हो जाने दो। क्योंकि बात का फ्लो, हमें कोई बहस नहीं कर रहे, हम बता रहे, आप अपना बताएंगे, मैं अपना बताऊंगा, और वो डिसाइड कर लेंगे वो लोग देखने वाले। इनका पर्पज है फिलहाल हर आदमी को, देखो आपने वैक्सीन नहीं लगवानी ना, आप अभी चले जाओ वहां जाके डॉक्टर को बोलो या आंगनबाड़ी वर्कर को बोलो मैंने लगवानी को नहीं और मेरा सर्टिफिकेट बन जाएगा, 1 मिनट से पहले बना देंगे। 1 मिनट से पहले आप जाके अपनी, क्यों आप कैमरा, मैं कह रहा हूँ आप उस पर लगा के अपना वो जो जासूसी कैमरा और जाके आप पूरी करो, आप इस पर छानबीन। इससे क्या मतलब है डॉक्टर? इनको आंकड़ा, अच्छा, जब आपको दिमाग को कंट्रोल करना है तो आपकी एक यूनिक आईडी होनी चाहिए। कंप्यूटर जो है ना, जैसे पुलिस, अभी तो क्या हो गया, पुलिस वाला आपको मास्क ना पहनने के नाम पे टोकता है, तो आज तो आप पुलिस वाले को तो ये कह देते हो भाई इससे नुकसान होगा, तू भी मत लाया कर, आप तो कह दे हाँ, पुलिस वाले का बात समझ में आ जाए, वो हमने छोड़ दे है। लेकिन क्या रोबोट छोड़ देगा आपको? लेकिन रोबोट आपको पहचान कैसे करेगा? अगर आपकी बॉडी पे या तो RFID लग रही हो, या आपका जो कार्ड है, जो आपको कार्ड दिया गया, वो कार्ड आप दिखाओगे उसको, और वो कार्ड देखते ही पहचान जाएगा इसने तो वैक्सीन नहीं ले रखी, तो वहीं गेल की गेल भी ठोक देगा आपको। तो अभी फिलहाल इनका टारगेट है आपकी आईडी बने, पहले UHID, श्रम कार्ड, आधार कार्ड, बैंक का, हर चीज के साथ फिलहाल इनको आंकड़े इकट्ठे करना है। गांव भी मतलब अभी फिलहाल तो ये पॉइंट है। तो बच्चों को मारने के बाद तो विरोध बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए बच्चों का आंकड़ा ही बात तैयार हो जाए। पहली डोज में तो थोड़ी मारने, दूसरी में तो ये तो 10 लगेंगे। बिल गेट्स का भी का बयान है, और सच्ची बिल गेट का छोड़ो, डॉक्टर गुलेरिया ने बोला है आपको अगले 10 साल तक साल में कम से कम 2 डोज तो लेनी ही पड़ेंगी। डॉक्टर गुलेरिया का बयान कल का बयान है ये। तो मतलब इन्होंने बोल दिया कि 10 साल लगे, तो इनको अभी जल्दी थोड़ी है मारने की। जब सारों के आंकड़े तैयार हो जाएंगे, सब पुलिस वाले भी ठप बोलेंगे, जब रोबोट आ जाएंगे, जब आप CCTV कैमरा पूरे हो जाएंगे स्मार्ट सिटी के नाम पे, जब सारा आपके लिए तैयार हो जाएगा, जब चिप लग लेगा आपके, आप तैयार हो गुलामी के लिए, जब आप परमानेंट तैयार हो जाएंगे, उस दिन फिर ठोकर जितना चाहेंगे उतना बटन दबाना है ना। क्योंकि देखो, वो अगर आप न्यूरालिंक के बारे में सर्च करोगे तो न्यूरालिंक आपकी मर्जी के बिना आपका हाथ उठा सकती है, क्योंकि हाथ उठाने के लिए दिमाग कौन से कमांड देता है ये न्यूरालिंक ने एस्टेब्लिश कर लिया है। तो अगर आपकी बॉडी में वो चिप लगी हुई है और आप यहां बैठे हो, तो वो यहां से चाकू उठा के वह यहां गर्दन आपसी मर्जी के बिना मरवा सकती है आपसे। तो आप सुसाइड केस दे दोगे कि नहीं दे दोगे? जो 5G की टेस्टिंग के दौरान लोगों में सुसाइडल नेचर आ रही थी, जो सेकंड वेव में आ रही थी दवाइयों की वजह से, वो क्या था? वो टेस्टिंग थी बकायदा 5G के थ्रू, कि जिन्होंने वैक्सीन ले ली है उनको इसका असर कितना हो रहा है इस रेडिएशन का। तो ये जो खेल है, ये अभी तो आपके आंकड़े तैयार किए जा रहे हैं। आज तो आप लुआओ ना लुआओ, आपका सर्टिफिकेट तैयार होने लग रहा है, ये हमेशा के लिए थोड़ी ना रहेगा। आप सड़कों पे आपको 1 डोज वाले ने भी उतरना पड़ेगा, 2 वाले ने भी उतरना पड़ेगा, जो बूस्टर ठगवा लेगा उसने भी उतरना पड़ेगा, नौकरी कर रहा है उसने भी उतरना पड़ेगा, घर बैठा है उसने भी उतरना पड़ेगा, जिसके बालक नहीं है उसने भी उतरना पड़ेगा, जो जी के छिक लिया हो तो जिन्हें मरना उसने भी, जिन्हें जीना उसने भी, सब ने उतरना पड़ेगा, और कोई राह नहीं बचेगा। जो कर किसान परमानेंट बैठे हैं ऐसे ही करते निकलना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। और इसके ऊपर जानकारियां इकट्ठी करनी पड़ेंगी। जो देश की सारी चीजों की बर्बादी का एकमात्र कारण है कि जो आखिरी आदमी जिसको इसका नुकसान हो रहा है ना, उसे पता ही नहीं है कि नुकसान हो रहा है। वो ये सोच रहा है कि सरकार मेरे भलाई में कर रही है, वो ये सोच रहा है कि जब सारे लुवाली तो मैं कित जाऊंगा। उसके डायलॉग इतने गंदे हैं जो पुल्ट किए, उसके दिमाग में प्लांट किए गए, जब सारे मरेंगे तो हमको करांगे जी का है, जब सारी दुनिया तो जाओगे हम तू जी लिए भाई। वो जो एटीट्यूड है उसको बदलना पड़ेगा। आपको अगली पीढ़ियों के लिए संघर्षशील तो रहना ही पड़ेगा, उस संघर्ष के लिए तैयार रहना है। इसलिए अपने लोगों को जानकारी है। और अभी तो मेरी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आप देखते होंगे, खूब सारी इंफॉर्मेशन आती है, तो वो इंफॉर्मेशन समझिए। खबर जब कोई आपको देता है, जब कोई आप बयान देता है ना कोई नेता, तो आप उसका असली मतलब समझा कीजिए कि वो अगले 5 साल का क्या प्लान बना के रखा है, तो बयान दे रहा है, ये समझने की बात होती है। राजनीति करने वाले कम से कम 10 साल का प्लान सोच के बयान देते हैं, इस बात को ध्यान दीजिए और ये समझना है बस। तो इतना जागृत अगर हम रह लेंगे, जागृत और अवेकन अगर रहेंगे तो बच जाएंगे, अदरवाइज फिर जो नियति में है वो तो फिर है ही। तो ये सब जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब
आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये सब बातें आम जनता तक पहुंच सके, आम जनता जागरूक हो सके, आम जनता इसके खिलाफ आप लड़ाई अपने लड़ चैनल सके। पे दो चीजें और मैं कहूंगा आखिर में आपकी बात से कि एक तो जो कोई चैनल आपकी बात नहीं दिखाता उसको बंद कर दो, जो चैनल आपके मुद्दे और आपके से जुड़ी चीजें कर रही है उसको मैक्सिमम सब्सक्राइब करो, लोगों को भी बोलो सब्सक्राइब करें। और दूसरा, आप इन वीडियोस को, जरूरी नहीं इसी चैनल को सब्सक्राइब करो, आप इस वीडियो ने अपने चैनल पर लगा लो उतार के, कोई टेंशन नहीं, कोई भी आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं करेगा, आप लगा लो, बात जानी चाहिए बस लोगों तक, असली बात यह है।